दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास की। और इसमें हम जो घटना चक्र है या जो हिस्ट्री की अन्य किताबें हैं उसको एक फ्लो चार्ट के द्वारा बहुत आसान भाषा में जो की पॉइंट हैं, जो कोई भी अगर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम या कोई भी वनडे एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, वो यहाँ से आपको आसानी से मिल जाएंगे और बहुत जल्दी आप कवर कर पाओगे, क्योंकि इसमें से मैंने निचोड़ निकाल करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बहुत आसानी से हम आज शुरुआत कर रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास की। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो सबसे पहले बात आती है कि पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था। तो जो पहला मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था वो 711-712 ईस्वी में हुआ था। अगर एग्ज़ाम में 711 ईस्वी अगर दिख रहा है आपको ऑप्शन में तो 711 लगाएंगे, और कहीं कहीं पे 712 भी बताया गया है, इसलिए हमने दोनों डेट मेंशन किए हैं। 711 अगर मौजूद है पेपर में तो 711, और 712 ईस्वी है तो 712 ईस्वी लगा देंगे। ठीक है। उसके बाद पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था, अगर इस पे बात की जाए तो पहला जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम, कई बार पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन जो कासिम था वो कौन था, अरबी था, तुर्की था या मंगोल था। तो ये बात हम याद रखेंगे, वो क्या था, अरबी था। पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था तो 711-712 ईस्वी में। किसने किया था तो मोहम्मद बिन कासिम ने, जो कि एक अरबी था। बात करते हैं गजनी वंश की। तो जो गजनी वंश था, गजनी वंश को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको कहते हैं यामनी वंश। इसका संस्थापक कौन था तो संस्थापक का नाम रखेंगे याद, अल्पतगीन। कई बार पूछा गया है कि गजनी वंश का संस्थापक कौन था तो अल्पतगीन था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद मोहम्मद गजनबी आया। मोहम्मद गजनबी के बारे में एक बात याद रखना, इसने भारत पर 17 आक्रमण किए थे और इसका जो कार्यकाल था वो 1000 से लेकर के 1026 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद इसका जो इतिहासकार था यानी दरबारी इतिहासकार, पूछा जाता है कि मोहम्मद गजनबी का जो इतिहासकार था वो कौन था तो उसका नाम है उतबी। क्या नाम था, उतबी। तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद में अलबरूनी कब आया था तो अलबरूनी आया था 11वीं शताब्दी में। कब आया था, 11वीं शताब्दी में। तो ये बात आपको नोट कर लेनी है कि अलबरूनी कब आया था, इसको अच्छे से याद करेंगे। और किसके दरबार में आया था अलबरूनी तो याद रखना, ये भी मोहम्मद गजनबी के ही शासनकाल में आया था। उसके बाद अलबरूनी ने 2 पुस्तकें लिखी। पूछी जाती कि ये पुस्तक किसकी है, पीसीएस में हर साल एक न एक जो प्रश्न आता है वो बुक से ही रिलेटेड होता है। तो अलबरूनी ने 2 पुस्तकें लिखी, एक तो लिखी थी किताब उल हिंद और दूसरी लिखी थी तारीख हिंद। तो ये दोनों ही पुस्तकें किसने लिखी थी, अलबरूनी ने। उसके बाद बात करते हैं सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। तो सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था 1026 ईस्वी में। तो इसमें क्या हुआ था, ये जो मोहम्मद गजनबी था इसने 1026 पर सोमनाथ पर आक्रमण किया। उसके बाद इसने वहाँ से बहुत सारा सामान, सोना चांदी लूट करके ये वापस लौट किया और इसका ये कार्यकाल इस तरीके से ख़त्म हो जाता है। मोहम्मद गजनबी के बाद जो कार्यकाल, मोहम्मद गजनबी के बाद मोहम्मद गौरी आया। और मोहम्मद गौरी ने जो शासन किया था वो 1175 से लेकर 1205 ईस्वी तक किया था। मोहम्मद गौरी के बाद में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम जान लेते हैं। मोहम्मद गौरी शासक था जिसने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई थी। उसके बाद मोहम्मद गौरी के द्वारा जो लड़े हुए युद्ध हैं उसको हम ध्यान से जानेंगे। कई बार वनडे एग्ज़ाम या फिर जो यूपी पीसीएस वगैरह हैं बहुत आसानी से सिंपल से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो मोहम्मद गौरी के द्वारा जो युद्ध लड़े गए उसमें जो महत्वपूर्ण युद्ध हैं उन पे हम चर्चा करते हैं। जैसे कि तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। किस किस के बीच में लड़ा गया था तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसमें पृथ्वीराज चौहान क्या रहा था, विजयी रहा था। पहला युद्ध था जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था, मोहम्मद गौरी हार गया था। लेकिन मोहम्मद गौरी डटा रहा और उसके बाद उसने 1192 में यानी 1 साल बाद फिर इस पर आक्रमण किया, जिसको नाम से जानते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। और ये हुआ था 1192 ईस्वी में। और ये भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, लेकिन इस बार मोहम्मद गौरी इसमें विजयी रहा।
उसके बाद तीसरा युद्ध आता है चंदावर के युद्ध, जो कि था 1194 ईस्वी में। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच युद्ध हुआ, और इस बार कौन विजयी हुआ? इस बार भी फिर से मोहम्मद गौरी ही विजयी हुआ। तो इस तरीके से ये जो युद्ध लड़े गए वो आप याद रखना एक बार। हेलो दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, मेडिवल हिस्ट्री में हम शुरू कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत। इससे पहले एक वीडियो और डाला हुआ है जो कि मैंने इंट्रोडक्टरी बताया है कि किस तरीके से मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत हुई, और आज हम दूसरी वीडियो डाल रहे हैं अभी। इसमें आगे की बात बताएंगे, यानी दिल्ली सल्तनत की बात बताएंगे। तो दिल्ली सल्तनत में जो जैसे शुरुआत हुई थी गुलाम वंश, क्योंकि जब मोहम्मद गौरी ख़त्म हो गया था तो उसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि गुलाम था इसलिए उसका नाम इसने गुलाम वंश रखा। और गुलाम वंश का जो कार्यकाल था वो 1206 से 1290 तक रहा। 1206 से 1290 तक लगभग 84 साल तक गुलाम वंश ने शासन किया था। और इसमें बहुत सारे शासक हुए, जो कि हम गुलाम वंश में जितने भी शासक हुए डिटेल से जानेंगे, और फ्लो चार्ट के द्वारा पूरा जो भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं, अगर इसको आप देख लेते हैं अच्छे से तो आपके सारे क्वेश्चन क्रैक हो जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को देखें एंड तक, और अच्छे से कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करें। तो शुरुआत करते हैं गुलाम वंश की। गुलाम वंश का कार्यकाल आपने जान लिया, 1206 से 1290, 84 वर्ष तक शासन किया था इसने। उसके बाद बात करते हैं गुलाम वंश के संस्थापक कौन था। तो संस्थापक था इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। संस्थापक कौन था इसका? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसका कार्यकाल था 1206 से 1210 तक, यानी केवल 4 साल तक इसने शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श और कुरान खां के नाम से भी जानते हैं। लाख बख्श इसलिए क्योंकि ये लाखों का दान करता था, और कुरान खां इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको कुरान मुजवानी याद थी, इसलिए इसको कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं तो इसमें इसके द्वारा बनाए गए कुछ चीज़ें, जैसे कि इसने कुब्बत इल इस्लाम बनाया, 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि एक मस्जिद है अजमेर में, और कुतुब मीनार का निर्माण कराया दिल्ली में। तो इस तरीके से इसने ये चीज़ें बनाई। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी लाहौर में थी। और बात करें इसकी मृत्यु की, तो इसकी मृत्यु 1210 में चौगान, यानी जिसको पोलो के नाम से भी जानते हैं, खेलते हुए घोड़े से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। उसके बाद इसका ही एक गुलाम जिसका नाम इल्तुतमिश था, जिसको सुल्तान नाजम आजम के नाम से जानते हैं, इसका शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक रहा। इल्तुतमिश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं बार बार। इसमें इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो इल्तुतमिश था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। बात करते हैं इक़्तिदारी व्यवस्था किसने शुरू की थी, तो वो भी इल्तुतमिश ने शुरुआत की थी। तैमूरचीन यानी चंगेज़ खां का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ, तो वो भी इल्तुतमिश यानी 1221 ईस्वी में हुआ था। तुर्क चहलगानी गठित की और राजधानी को दिल्ली लेकर का आया कौन? इल्तुतमिश। और बात करें, अगर ये भी पूछा जाता है कि इल्तुतमिश के समय राजधानी कहाँ थी, तो दिल्ली बताएंगे। उसके बाद दो इसके कार्य और बहुत महत्वपूर्ण है। चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने आरंभ किया था, तो ये भी इसका भी जवाब इल्तुतमिश है। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के भी इल्तुतमिश ने चलाए। इस तरीके से इसका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है। और इसकी मृत्यु के बाद इसकी जो पुत्री थी रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक शासन करती है। रजिया सुल्तान क्योंकि एक महिला थी, तो तुर्कों ने नहीं चाहा कि वो हम पे शासन करे, तो रजिया को सत्याच्युत करने के लिए जो सबसे बड़ा हाथ था वो तुर्कों का ही था। और रजिया ने जो विवाह किया था अल्तुनिया के साथ किया था। इस तरीके से ये 1240 में इसका शासन ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद एक नेक्स्ट शासक जिसका नाम था गयासुद्दीन बलमन, जो कि 1266 से 1287 ईस्वी तक शासन करता है, और काफ़ी महत्वपूर्ण इसका शासन रहा। और इसने जो जो कार्य किए वो हम इस वीडियो में बताते हैं। इसका दो अन्य नाम हैं, बहाउद्दीन और उलुग खां।
तो इसके दो नाम पूछ ले जाते हैं कि उलुक्का किसका नाम था, तो गयासुद्दीन बलबन का था। रक्त और लौ की नीति किसने अपनाई, तो ये भी बलबन यानी गयासुद्दीन बलबन था। सिजदा और पैबोस की प्रथा इसने ही अपनाई। जिले इलाही की उपाधि ग्रहण की, क्योंकि गयासुद्दीन बलबन अपने आप को एक तरीके से सबका भगवान मानने लगा था, इसलिए जिले इलाही की उपाधि ग्रहण की और कहता था मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे आगे और कोई नहीं है। तो इस तरीके से जिले इलाही की इसने उपाधि ग्रहण की थी। बात करते हैं पारसी त्वार नौरोज का आरंभ इसने किया था। दीवानी अर्ज जो कि संबंधित था सैन्य विभाग से, वो इसने बनाया। बलबन का मकबरा जो कि शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित है, वो भी बलबन के काल में ही बनाया गया था। कई बार पूछ लिया जाता है कि दीवानी अर्ज किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे सैन्य विभाग से संबंधित है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस तरीके से बलबन का कार्यकाल समाप्त होता है। गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो क्यूमर्स था, लगभग 3 साल इसने शासन किया था। इस तरीके से गुलाम वंश समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले वंश की वीडियो डालेंगे और फ्लो चार्ट के द्वारा ही जिस प्रकार से बताया है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण अगर लगी है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे ही हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और आगे हम नेक्स्ट बहुत सारी वीडियो इस तरीके की बना करके डालते रहेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, कल की वीडियो हमने देखा था गुलाम वंश को। गुलाम वंश के बाद में शुरू होती है खिलजी वंश। खिलजी वंश का जो कार्यकाल रहा था वो 1290 से लेकर के 1320 तक रहा था। टोटल कार्यकाल 30 वर्ष था। बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी 1290 में। जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन का चाचा था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और उसके बाद खुद शासन करने लगा। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल चला वो 1296 से लेकर के 1316 तक चला। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर द्वितीय या सिकंदर सानी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका भी नाम याद रखेंगे। इसके बचपन का नाम अली गुस्सब था। ये बचपन का नाम याद रखेंगे इसका, अली गुस्सब। अलाउद्दीन खिलजी के जो महत्वपूर्ण कुछ कार्य हैं पूछ लिए जाते हैं, कई बार यूपीपीसीएस में पूछा गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने शुरू की, तो याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी। बाजार सुधार और मूल्य नियंत्रक पद्धति किसने शुरुआत की थी, तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। मकान एवं चराई कर लगाया अलाउद्दीन खिलजी ने। भूमि कर को उत्पादन के 50% तक ले गया था ये, तो भूमि कर को उत्पादन के 50% तक, तो ये भी याद रखेंगे। घोड़ों को दागने की प्रथा शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवाने मुस्त खराज जो कि संबंधित था राजस्व विभाग से, यहाँ पर जा और रह गया है, मुस्त खराज जो कि संबंधित था किससे, राजस्व विभाग से। तो ये याद रखेंगे, मिलान करने के लिए भी आ जाता है। वैसे भी पूछ लिया जाता है कि दीवाने मुस्खराज किससे संबंधित है, तो बताएंगे राजस्व विभाग से। उसके बाद दीवाने रियासत, ये संबंधित है बाजार नियंत्रण से। तो ये दो काफ़ी मिलान करने आते हैं बार बार एग्जाम में। तो दीवाने मुस्खराज राजस्व विभाग से संबंधित है, दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण से संबंधित है, और ये दोनों काम अलाउद्दीन खिलजी के, तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद इसने कुछ निर्माण कराए। निर्माण क्या कराया, अलाई दरवाजा का निर्माण कराया इसने 1311 ईस्वी में। घोड़े के नाल के आकार की जो मेहराब का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, तो वो इस अलाई दरवाजे में ही किया गया था। पूछ लिया जाता है कि घोड़े के नाल के आकार के मेहराब का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजा का निर्माण कराया गया था, तो उसमें किया गया था। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है और यहीं पर इसका शासन खत्म हो जाता है। खिलजी की मृत्यु के बाद मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी तक शासन करता है। इस तरीके से खिलजी वंश का अंत हो जाता है।
दोस्तों, अगर इस तरीके की वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके से मैं पूरी हिस्ट्री फ्लो चार्ट के द्वारा और जो घटना चक्र का या अदर के बुक्स का जो भी निचोड़ है वो इस तरीके से मैं बताता हूँ। आपको सिर्फ की पॉइंट याद रख लेने हैं, और इससे देखेंगे कि आपका जो PCS है वो आसानी से क्रैक हो जाएगा। तो कैसे हो दोस्तों, हम इस समय पढ़ रहे हैं मिडिवल हिस्ट्री, जिसमें कि हमने गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश को फ्लो चार्ट के द्वारा एक वीडियो बना करके अब इसी चैनल पर अपलोड कर दी है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अगर आपने नहीं देखा तो पहले उसको देख लें। उसके बाद अब हम शुरू कर रहे हैं तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश का जो कार्यकाल रहा था 1320 से लेकर के 1414 तक रहा था। बात करते हैं इसके संस्थापक की, तो इसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक को दो अन्य नामों से भी जाना जाता है, गाजी मलिक के नाम से और मलिक उल गाजी के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं इसके बारे में, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, तो नहर निर्माण करने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक को कहा जाता है। बात करते हैं इसकी मृत्यु की, कैसे मृत्यु हुई, तो मृत्यु इसकी लकड़ी से निर्मित भवन के गिरने से 1325 में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक नेक्स्ट शासक आता है, जिसका कार्यकाल 1325 से लेकर के 1351 तक होता है। बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कुछ पॉइंट्स की, तो ये सर्वाधिक विद्वान और शिक्षित शासक था। ये खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में निपुण था। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी ले गया था। कई बार पूछा जाता है कि भाई राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी कौन लेके गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक लेकर गया था। इसके कुछ और भी काम हैं, जैसे कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसने किया था 1330 ईस्वी में। अमीर ए कोही जो कि संबंधित है कृषि सुधार से, कई बार पूछा था अमीर ए कोही किसने शुरुआत की थी इसकी, और ये किससे संबंधित है, दोनों ही प्रश्न हमें तैयार करके रखना है। अमीर ए कोही कृषि सुधार से संबंधित है, और इसको किसने शुरू किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। होली के त्योहार में ये शामिल भी होता था। बात करते हैं इब्न बतूता, तो इब्न बतूता जो आया था वो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, और इसका जो कार्यकाल था इब्न बतूता का जो यहाँ पर रहा था 1333 से 1347 तक रहा था। इब्न बतूता कहाँ का था ये पूछा जाता है कई बार, तो ये मोरक्को का मूल निवासी था। मोरक्को के बारे में, इब्न बतूता के बारे में थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। इब्न बतूता मोरक्को का मूल निवासी तो था ही, साथ में पूछा था डाक का विवरण किसने दिया था, तो डाक विवरण जो दिया था सबसे पहले इब्न बतूता ने ही दिया था। और इसकी एक पुस्तक है बहुत पूछी जाती है, किताब उल रहला पुस्तक, ये किसने लिखी थी, तो ये इब्न बतूता ने ही लिखी थी। 20 मार्च 1351 को इसकी मृत्यु हो जाती है। 20 मार्च 1351 को इसकी मृत्यु हो जाती है। बदायूनी एक लेखक हैं जिन्होंने कि लिखा है, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। कई बार पूछा था किसने लिखा, तो बदायूनी ने। किसके बारे में, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद नेक्स्ट शासक आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का जो कार्यकाल था वो 1351 से लेकर के 1388 तक इसका कार्यकाल चलता है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, लहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण किसने कराया, अगर ये पूछा जाता है तो हमारा जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की, तो इसका भी जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक। कई बार पूछा जाता है कि दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, तो ये भी जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक। ज़्यादा गुलाम होने के कारण इसको एक बोला भी जाता है दीवान ए बंदगान के नाम से। हक ए सर्व जिसको बोला जाता है सिंचाई कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया इसने। रोजगार कार्यालय की स्थापना भी की। दीवान ए खैरात की स्थापना की। फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। बहुत सारे इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए।
और एक महत्वपूर्ण का टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेकर के दिल्ली लेकर के आए। अनुवाद विभाग की स्थापना की। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था की। दारुल सफ़ा जो कि एक खैराती अस्पताल था उसको इन्होंने बनवाया। तो ये सब महत्वपूर्ण कार्य थे जो कि इन्होंने किए। उसके बाद बात आती है तुगलक वंश के अंतिम शासक जिसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद। इनका कार्यकाल था 1394 से 1412 और तुगलक राजवंश का ये अंतिम शासक था। इस तरीके से तुगलक वंश यहीं पर समाप्त हो जाता है। और तुगलक वंश के बाद में जो अगला वंश है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो अगर इस चैनल पर पहली बार आएँ और अगर ये आपकी वीडियो अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं इस समय मेडिवल हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के हमने पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 तक इसी चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, जिसमें कि हमने मुगल गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश को डिटेल में फ्लो चार्ट के द्वारा वीडियो अपलोड कर दी हैं। अगर उसको आपने नहीं देखा अब तक तो सीक्वेंस से उसको देखें जिससे कि आपका जो मेडिवल हिस्ट्री है बहुत आसान लगने लगेगा। तो अब हम शुरू कर रहे हैं लोधी वंश। लोधी वंश का जो कार्यकाल रहा था ओवरऑल वो 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। कई बार पूछा जाता है कि लोधी वंश की जो स्थापना की थी ये कहाँ के निवासी थे, तो याद रखेंगे अफ़गान के मूल निवासी थे। कहाँ के थे? अफ़गान के। उसके बाद बात करते हैं हम इसकी स्थापना, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी, तो लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी ने और इसका कार्यकाल रहा था 1451 से लेकर के 1489 ईस्वी तक। इस तरीके से इसका कार्यकाल समाप्त होने के बाद दूसरा शासक जिसका नाम था सिकंदर लोधी या इसको सिकंदर शाह लोधी के नाम से भी जानते हैं। सिकंदर शाह लोधी का जो कार्यकाल था वो 1489 से लेकर के 1517 ईस्वी तक रहा। कई बार पूछा जाता है कि आगरा शहर किसने बसाया था, तो याद रखेंगे सिकंदर लोधी ने आगरा शहर को बसाया था। भूमि मापन के लिए पैमाना बनाया जिसका नाम था गज ए सिकंदरी। पूछा जाता है गज ए सिकंदरी भूमि मापन के लिए पैमाना किसने बनाया, तो सिकंदर शाह लोधी के काल में ये प्रचलित था। सिकंदर शाह लोधी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था, इसलिए गुलरुखी उपनाम से ये कविताएं भी लिखता था। तो याद रखेंगे पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन लिखता था, तो उसका सही जवाब हो जाएगा सिकंदर शाह लोधी यानी सिकंदर लोधी। तो इस तरीके से ये था। अनाज से कर को इसने समाप्त कर दिया था। उसके बाद जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इस तीसरा शासक और लोधी वंश का अंतिम शासक जिसका नाम था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का कार्यकाल रहा 1517 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। इब्राहिम लोधी द्वारा लड़े गए जो 2 महत्वपूर्ण युद्ध थे उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहला युद्ध था खतौली का युद्ध। खतौली का युद्ध मिलान करने के लिए पूछा था, इसकी डेट्स हम याद रखेंगे। 1518 को खतौली का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था, तो राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। इसमें राणा सांगा विजयी रहा। उसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 को और ये युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य। इसमें भी बाबर विजयी रहा, इब्राहिम लोधी को हारना पड़ा। इब्राहिम लोधी ने 2 युद्ध लड़े और दोनों में ही वो हार को उसने देखा। इस तरीके से बाबर ने 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोधी को हरा करके एक नए वंश की स्थापना कर दी जिसका